नमस्कार मित्रों, अभ्यास क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चूंकि सीटेट का एग्जाम काफ़ी निकट है और हम नहीं चाहते आपकी तैयारी में किसी तरह की कोई भी कसर रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके समक्ष सीटेट जनवरी 2024 पेपर फर्स्ट ईवीएस का आज हम पाठ करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 पे बढ़ते हैं। अल बरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुनें। देखो, सबसे पहले सही नहीं है, फिर सही उत्तर चुनें, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सही से क्वेश्चंस को पढ़ लेना है पूरा। ऑप्शन नंबर 1 है उसने अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने की तकनीकी की प्रशंसा की है। अल बरूनी जहाँ से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले वह भारत आए थे। उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ नहीं कहा था। पहली बात तो देखो, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं आप कि या तो उसने तालाब बनाने की प्रशंसा की होगी या फिर उसके बारे में कुछ नहीं कहा होगा। दोनों में से एक ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे एक बात तो यही कंफर्म होगी। लेकिन चूंकि अगर हम अल बरूनी के बारे में पढ़ें तो उनके बारे में हम जानते हैं कि वो एक फ़ारसी बुद्धिमान थे और उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे और सुल्तान मोहम्मद गजनी के काल में लगभग 1017 से लेकर 1030 के बीच में भारत में आए हुए थे। उस हिसाब से देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन, और हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है, उन्होंने भारत में तालाबों के बनाने की तकनीकी के बारे में प्रशंसा की थी। इसके अलावा अल बरूनी जहाँ से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान करते हैं, बिल्कुल सही बात। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले वे भारत आए थे, ये भी बात ठीक है। हाँ, ये बात गलत है कि उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ नहीं लिखा था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ में बढ़ावा देती है? भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ में बढ़ावा देती है। अब देखिए, इसमें ऑप्शंस पहले पढ़ लीजिए आप। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिरक्षित खाद्य पदार्थों के चित्र बनाना। ऑप्शन नंबर 2 है छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर 3 है सैंडविच, शिकंजी, लेमन वाटर वगैरह को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन। नंबर 4 है छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह का हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो पूछताछ करना चाह रहे हैं, ये चीज़ को हमें ध्यान देना। जहाँ पे पूछताछ की बात आ रही है तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? सर्वे करना पड़ेगा। और सर्वे करने का मतलब हम लोगों से उनके पसंद के बारे में पूछेंगे। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया, छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे। एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। अब इसमें देखिए, ये ऑप्शंस उन्होंने दे रखे हैं। ए है आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए। दूसरा है विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो। तीसरा है अवलोकन के आधार पर जानवरों की श्रेणियों में वर्गीकृत करो। नंबर 4 है जानवर को परिभाषित करो। अब देखिए, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हमें ईवीएस में किसी भी चीज़ को रटाना नहीं है बच्चे को, क्योंकि सारी चीज़ें उसके सामने मूर्त रूप में ज़्यादातर सब मौजूद हैं, तो वहाँ रटाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी यहीं पे गलत हो जाता है, जानवरों को परिभाषित करो। अब इसके ऑप्शंस क्या क्या ये देखते हैं। केवल डी, ए और सी, बी और सी, केवल सी। चूंकि इसमें नहीं पूछा है कौन सा नहीं है तो मैंने आपको बता दिया, परिभाषित करने वाला ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है, केवल डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसका घनत्व 12 ग्राम मिलीलीटर है तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। आपको पता है द्रव्यमान बराबर होता है, यानी एम बराबर होता है वी इंटू रो। सीधी सी बात है, यहाँ पे द्रव्यमान जो होता है वो आयतन और घनत्व का गुणनफल होता है। आयतन आपको दे रखा है 3 और घनत्व तो आपको दे रखा है 12, तो 12 और 3 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 36। इसलिए सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, 36 ग्राम। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 65। 2 स्टेटमेंट हैं और इन स्टेटमेंट को आपको बताना है कि दोनों सही है या दोनों में से कोई एक सही है। पहला स्टेटमेंट है ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। कथन 2 है ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब हैं। देखिए, ये ऑप्शन तो आपका दूसरा वाला तो बिल्कुल ठीक है, सीधे समझ जाइए कि हाँ, ईवीएस की जो थीम है इस तरह से तैयार की गई है जो बच्चों के करीब रहे, क्योंकि हमारी एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड है। इसके अलावा ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है और आपको ये 6 थीम याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। कौन कौन सी हैं? इन्होंने दी हैं पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं, जो कि यहाँ पे सारी थीम ठीक नहीं है और सही थीम मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहला है आपका परिवार और मित्र। परिवार और मित्र के अंतर्गत आपको संबंध, कार्य और योजना, जानवर और पौधे ये सारे आ जाते हैं। इसके अलावा आपका भोजन है, भोजन के अलावा आपका आश्रय है, और नंबर 4 आपका जल है।
फिर आपका यात्रा है और लास्ट में आपका है चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। इसलिए इसका चूंकि क्वेश्चन नंबर जो है 65 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 66 पर। जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, सही उत्तर चुनिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो जोहड़ आपका है वो आपका एक छोटा तालाब होता है जिसमें जल एकत्रित कर दिया जाता है बारिश के जल को, और ये जनरली आपके भारत के उत्तरी भाग में जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था है। इसलिए इसमें अब इसके ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। ये नदियों में पानी इकट्ठा करता है। यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। यह पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है। यह आसपास में कुएं की जमीन का पानी इकट्ठा करता है। चूंकि मैंने बताया कि वर्षा से रिलेटेड है इसलिए ये कैसे हो गया, वर्षा जल संचयन प्रणाली है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 67 पर। कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों के एक समूह को असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। वह यहाँ कौन से प्रक्रिया, कौशल और सीखने के संकेतक यहाँ पे शामिल है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। तो पहले तो इसमें समझ लेते हैं वो असाइनमेंट किस तरह का है। सबसे पहले आपको दौरा करना है, ठीक है। इसके दौरान वहाँ किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों, उनके द्वारा उगाई जानी फसलों के बारे में जानकारी। चूँकि जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, वहाँ पे प्रश्न पूछना होगा, अव्यक्त करना होगा, तभी जाके आपको कोई रिजल्ट भी आपको एक बनाना है। यानी 3 चीज़ें इसमें हो रही हैं, एक तो आपका प्रश्न करना, अव्यक्त करना और परिणाम निकालना। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, प्रश्न करना, अव्यक्त करना और परिणाम निकालना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 68। हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य हैं बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार। देखो इसमें एलिमिनेशन मेथड का भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा के आसपास कहीं भी बिहार नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे यहीं से गलत हो गया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के कोई यहाँ रिलेशन नहीं है, तो यहीं गलत हो गया। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार भी यहाँ से गलत हो गया। तो सही ऑप्शन नंबर 2 हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जिसमें कि 22 जिले हैं, और ये आपके 5 इसके जो है सीमावर्ती जो हैं 5 राज्य हैं, जैसे उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश, और पश्चिम में और दक्षिण में जो है राजस्थान है। इसके अलावा पूर्वी है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से लिंक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 69 पे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है? आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, मौसम, पानी, यात्रा, भोजन, पदार्थ, आवास, परिवार और मित्र, यात्रा, प्राकृतिक संसाधन। तो हम अभी थोड़ी देर पहले थीम्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें भी आप एलिमिनेशन का यूज कर सकते हैं शानदार तरीके से, जैसे आपने यहाँ पे देखा। ऑप्शन नंबर 4 से शुरू करते हैं। परिवार और मित्र, यात्रा, प्राकृतिक संसाधन, यहाँ पे कोई थीम नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। भोजन, पदार्थ, आवास, यहाँ पे पदार्थ जैसा कुछ भी नहीं है, तो ये यहीं पे गलत हो गया। मौसम, पानी, यात्रा, इसमें मौसम नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो सही आंसर पहला ही बचा, आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 70। कक्षा 3 के ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों के साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स अपने छात्रों का ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए? अब इसमें ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। देखिए क्वेश्चन को, जो बड़े क्वेश्चन है उसको पहले समझ लीजिए, उसका मेन जो मोटिव क्या है क्वेश्चन का उसको भी समझना है। वो सीधी सी बात कह रहे हैं कि छात्रों को कागज़ की रंगीन पट्टियाँ दी, उनको काट के आपको चटाई बनाइए और उनकी ये किनारों पे चिपकाइए। इसमें वो क्या कराना चाह रहे हैं, इसके ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्यबोध विकसित करना। दूसरा है इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना। अगला है चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना। आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सीखना। देखो हमने पहले ही बताया था यहाँ पे याद करने जैसा कुछ है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो पूरी तरह आपका हो गया गलत। और ऑप्शंस बचते हैं आपके ए, बी और डी। अब इसमें आपको देखना ए और बी, डी, ए बी डी किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, ए बी डी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न पे 71। ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? ऑप्शंस हैं, शिक्षकों को पाठ्यपुस्तकों को शिक्षण अधिगम संसाधनों में एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। विद्यार्थी ईवीएस के महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करने के लिए बाध्य हैं।
पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। सबसे पहले तो देखो एनसीएफ 2005 जो है उसमें आपका ईवीएस शिक्षण के कुछ लक्ष्य हैं। जैसे उसमें से दो मुख्य लक्ष्य यही हैं कि वातावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता को विकसित करना, और दूसरा है प्राकृतिक वातावरण के बारे में बच्चे की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। और ईवीएस तुम्हें पता है इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, जिसमें आपकी साइंस भी है, सोशल साइंस भी और इन्वायरमेंट एजुकेशन भी है, यानी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का ये पूरा जो है इंटीग्रेटेड पार्ट है ईवीएस। अब इन्होंने ये ऑप्शंस जो यहाँ पे आपको दे रखे हैं उसके हिसाब से, जैसे अब 71 है उसका ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। यानी सिर्फ एक संसाधन ही नहीं है ये, मतलब एकमात्र संसाधन नहीं है ये, हमारे लिए एक तरह से फैसिलिटेटर का काम कर रही हैं किताबें भी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 72 पर। डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने को निर्देशित करते हैं। खून की जांच से वो क्या पता लगाते हैं? देखो मलेरिया, चूँकि आपको सब लोग इस बीमारी के बारे में बहुत अच्छे से परिचित हैं, थोड़ा सा आपको रिवाइज भी करा दे रहा हूँ मैं। मलेरिया एक तो प्रोटोजोआ परजीवी से होता है जिसको प्लाज्मोडियम भी कहा जाता है, प्लाज्मोडियम गण का होता है। इसमें वाहक जो होता है वो मादा एनाफ्लीज जो होता है, मच्छर होता है, वो होता है, और एक तरह से वाहक जनित संक्रामक रोग है। 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम परजीवी होते हैं। सबसे पहला होता है फैल्सीफेरम और विवैक्स, दूसरा होता है विवैक्स। ये दोनों सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इसके अलावा 2 और होते हैं, वो होते हैं ओवेल और मलेरिए। और आपको पता है कि मलेरिया के लिए कौन सी दवा सबसे ज़्यादा? कुनैन दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अब इसमें हमें सीधी सी बात है, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा, उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा, उसमें उपस्थित लौह तत्व की मात्रा का पता चलेगा, उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा। सीधे सी पहचान है, हमें तो माइक्रोब्स देखने हैं ब्लड में क्या है, तो वो जीवाणु का पता लगाना है बस कि किस तरह के जीवाणु हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। 73, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? चर्चा, प्रदर्शन, व्याख्यान, सर्वेक्षण। अब देखिए हमारे लिए बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में इस चीज़ का ध्यान रखना, ना तो व्याख्यान वहाँ पे काम नहीं करेगा, लेक्चर नहीं, और ना ही आपका डेमोन्स्ट्रेशन काम करने वाला। वहाँ तो क्या करेगा काम? डिस्कशन और सर्वे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, ए और डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 74, रवि ने गिलास में जल दिया, उसमें एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि नींबू गिलास के बीचों बीच चला गया, नींबू जल में डूब गया, नींबू जल में तैरने लगा, नींबू जल में 2 भागों में टूट गया। तो सबसे पहली बात ये समझने की ज़रूरत है कि पानी की जो डेंसिटी होती है जब उसमें नमक मिला दिया जाता है तो उसकी डेंसिटी हो जाती है हाई। जब वो हाई हो जाती है और जो आपका नींबू है, साबुत नींबू है, उसकी डेंसिटी होगी आपकी लो, तो वो उसके पे क्या करेगा? फ्लोट करने लगेगा, तैरने लगेगा। तो प्रश्न नंबर 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, नींबू जल में तैरेगा। प्रश्न नंबर 75 है, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं सही विकल्प चुनें। पहला कथन है, जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। बिल्कुल सही बात है आपकी। जाइलम, जा से जाइलम और जा से ही जड़, ऐसे याद कर लीजिए। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। बिल्कुल सही आता है। फ्लोएम आपका पत्तियों से रिलेटेड है और जाइलम जड़ से रिलेटेड है। 75 का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, ए। दोनों ए और बी सही हैं। प्रश्न नंबर 76 है, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों को आकलन कर सकता है वह है पोर्टफोलियो, शिक्षकों का अवलोकन, गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्कूल मतलब स्केल। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटे बच्चे हैं, अगर प्रत्येक बच्चे का पोर्टफोलियो बना रहेगा तो उसमें उस छात्र के कार्यों का संग्रह होगा, प्रोजेक्ट कितना किया, असाइनमेंट कितने पूरे किए, किन किन गतिविधियों में भाग लिया, सामान्य प्रगति क्या है, विकास क्या है, कौन कौन से कौशल डेवलपमेंट हो गई, सारे पोर्टफोलियो के अंदर आते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 77 पर। इसमें आपको जो है ए और आर को ध्यान से पढ़े था, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। असर्शन और रीजन का प्रश्न है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। कुछ मादा कीड़े फेरीमोनस छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। अब आपको पता है कि रेशम के जो कीड़े होते हैं वो उसमें जो उत्पादन होता है उसको कहते हैं बॉम्बिक्स मोरी। जो कीट होता है, रेशम का जो कीट होता है उसका जो नाम है वो है बॉम्बिक्स मोरी, उससे एक रेशम के कीट का उत्पादन होता है। और बाकी ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि मादा को गंध से पहचानते हैं। दूसरी चीज़, कुछ मादा कीड़े फेरीमोनस छोड़ते हैं जिसके
गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। हाँ, फेरिनोमस बिल्कुल सही है, और इसमें जो सेक्स फेरिनोमस जो हार्मोन है वो प्रजनन के लिए भी सहायक होता है। इसलिए दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। प्रश्न नंबर 77 का जो है आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 ए और आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी का अनुमानित मात्रा में खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस के एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल की प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं। देखो यहाँ पे सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही सिंपल सी बात है, 3 चीज़ें याद रखनी है। सर्वेक्षण के अंतर्गत 3 चीज़ें, यानी एक तरह से प्रश्न पूछना या पूछताछ करना, अभिव्यक्ति और परिणाम रिजल्ट, 3 चीज़ें हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया, पूछताछ, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 79। आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें, आप समूह कैसे बनाएंगे। पहला है समान लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के 5 छात्रों का समूह बनाएं। अब ये देखो यहाँ पे इस तरह की जेंडर इक्वलिटी और ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। तो समान लिंग से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि हमें इन चीज़ों में नहीं देखना है, इन चीज़ों को हमें इग्नोर करना है, तो इसलिए ये ऑप्शन हो गया गलत। 4 या 5 बच्चों के रोल नंबर के अनुसार समूह बनाए, ये भी कोई अच्छा तरीका नहीं है समूह बनाने का। अगला पढ़ते हैं, परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर छात्रों के एक समान समूह बनाए, बिल्कुल ये भी नहीं है। अगला है भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाए, बिल्कुल सही। तो प्रश्न नंबर 79 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 80 है आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। अभिकथन कह रहा है थीम परिवार और मित्र ईवीएस का एक प्रमुख थीम है और पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगला है थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्य आश्रितता पर प्रकाश डाला गया है। अब देखिए इन दोनों को बड़ा ध्यान से पढ़ना है, और इसमें आपको अगर थीम पता है तो ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। देखो पहली बात बिल्कुल सही है कि ईवीएस की जो मुख्य थीम है आपकी परिवार और मित्र, उसके अंतर्गत जो 4 उप थीम है उनमें संबंध है, कार्य और योजना है, जानवर भी हैं, ठीक है, और पौधे भी हैं, तो पौधे जानवर उसके अंतर्गत आ गए। इसके अलावा थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्य आश्रितता पर प्रकाश डाले, बिल्कुल सही बात है। इसी हिसाब से ये थीम डिजाइन की गई हैं। तो प्रश्न नंबर 80 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 81 पर, घड़सी सर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, सही उत्तर चुने। तो यहाँ पे पहला पढ़ लेना ध्यान से। यह तालाब आज भी प्रयोग में है, जैसलमेर राजा घड़सी ने इसे बनवाया था, यह लगभग 650 साल पहले बनाया गया था, यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था। तो प्रश्न नंबर 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, यह तालाब आज भी प्रयोग में है। ये बात सही नहीं है क्योंकि ये तालाब सूख चुका है। हालांकि इसमें जो है आपका इंदिरा नहर जो है इससे कनेक्ट कर दी गई है, बाकी इसके अलावा बाकी सारे ऑप्शन आपके ठीक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 82, निम्नलिखित कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा तथा इसकी नदियों किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। चूँकि ये भी 4700 ही वर्ष पूर्व इस तरह का कार्य हुआ है, ये की डेट आपके यहाँ पे 1500 वर्ष पूर्व ये गलत दी है, इसलिए 82 का जो सही आंसर हो गया वो आपका हो गया चौथा, ए सही है किंतु बी गलत है। प्रश्न नंबर 83, एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। ये किस तरह का प्रश्न है। अब इसमें प्रश्नों की प्रकृति आपको दे रखी है कि तथ्यात्मक प्रश्न है, फैक्चुअल है, या आपका अभिसारी यानी कन्वर्जेंट क्वेश्चन है, एनालिटिकल क्वेश्चन है, या हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। तो आपको पता है ये किस तरह का प्रश्न होना चाहिए। ये प्रश्न जो है आपका विश्लेषणात्मक प्रश्न है, क्योंकि इससे कोई ना कोई जो है हर किसी का अपना निष्कर्ष निकलेगा। इससे इस चीज़ से क्या है, हर इस प्रश्न से जो भी आपका अलग अलग राय हो सकती है लोगों की, लेकिन जटिल प्रश्नों के उत्तर देने में तर्क का इस्तेमाल होता है। ऐसे जो एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं उनमें तर्क का इस्तेमाल होता है। हालांकि लोगों की अपनी इसके अलावा राय अलग अलग हो सकती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, विश्लेषणात्मक प्रश्न। पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है। ये निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो ये आपको तेलंगाना का भाग है। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, तेलंगाना। 85 है, पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने प्रेक्षण किया कि पक्षियों के विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन घोंसलों को देखती है, फिर उससे जो सबसे अच्छा लगता है वह उसमें अंडे देने का निश्चय करती है। उस पक्षी का नाम क्या है। शक्करखोरा, दर्जन चिड़िया, बीवर पक्षी, कलचिड़ी। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, बीवर पक्षी। प्रश्न नंबर 86 है,
मधुमक्खी के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शंस हैं, मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। दूसरा है, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और भोजन को पालने का कार्य भी करती हैं। श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनमें से सही कथन है। तो प्रश्न नंबर 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, ए और डी। यानी पहला सही है, मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं और हर छत्ते में रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। और लास्ट वाला सही है, श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज में लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 87 पर। नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए है, बोरा असम में उपयोग किए जाने वाले धान का एक सामान्य प्रकार है। और कथन बी है, धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है और एवं फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। बोरा असम में ही धान की एक प्रजाति का नाम है। इसके अलावा चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है और फसल को पानी भी ज़्यादा चाहिए। तो ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। प्रश्न नंबर 88 है, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। अभिकथन ए, हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो प्रश्न नंबर आपका हो गया 88। अब 88 में इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए, अधिक ऊंचाई पर खाना आसानी से पका सकते हैं, बिल्कुल बात सही है, लेकिन पानी का क्वथनांक ऊंचाई के साथ बढ़ता नहीं है, घट जाता है, क्योंकि प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो कम हो जाता है। कहने का मतलब है वो अब जैसे मान लीजिए अगर वो 100 डिग्री टेम्परेचर पे है तो वहाँ हो सकता है 80 डिग्री टेम्परेचर पे जाके वो उबलने लगे। ये इस चीज़ का मतलब ये हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 89, एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने के क्या कारण है? उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है, बिल्कुल सही बात है। यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है, उसके सामने आने वाली कठिनाई उनसे निपटने के तरीकों को समझना। और सिर्फ ये प्रिज्म की 7 रंगों को दर्शाता है, ये तो एक तरह से फैक्चुअल नॉलेज हो गई, इसका कोई इसमें रोल नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर आपका हो गया बी, डी और ए। बी, डी और ए, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 90, लास्ट क्वेश्चन है ये। सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करना, जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन। देखिए, जानवरों का नाम याद करना, मैंने पहले ही बताया कि याद करना, रटना, इस तरह के तो हम लोग सीख नहीं रहे हैं इसमें, तो ये वाला ऑप्शन ही गलत हो गया। बाकी अवधारणाओं को जोड़ना बिल्कुल ठीक है, प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना ये भी सही बात है, चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया ऑप्शन नंबर 3, बी, सी और डी। इस तरह की और वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, जो भी आपके सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।